हेलो क्लास 11, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज जो है मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। ये जो है उनके गजल संग्रह जो साए में धूप, ठीक है, उससे लिया गया है। मतलब उनके उस साए में धूप जो गजल संग्रह है उसमें बहुत सारे गजल है। टोटल जो है 52 गजलों का संग्रह है वो, ठीक है। उसी में से एक यह गजल लिया गया है। हालांकि आप लोग जान लीजिए ये बात भी कि गजल जो होते हैं ना उनका कोई शीर्षक नहीं होता, यानी कि उनका कोई टाइटल नहीं होता, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उसकी पहली पंक्ति को ही उठाकर उसका शीर्षक बना देते हैं। जैसे इसका आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी है कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, ठीक है। पहली पंक्ति है, उसी को हम लोग ने क्या किया है, टाइटल बना दिए है, ठीक है। वैसे ही एक और उनका है, मैं जो पढ़ी हूँ हो गई है पीर पर्वत सी। यह गजल मैं भी पढ़ी हूँ, ठीक है। तो वो गजल भी इसी प्रकार था, उसका भी शीर्षक नहीं था, उसकी पहली पंक्ति को उठाकर उसका शीर्षक यानी कि उसका टाइटल बना दिया गया, ठीक है। और साथ ही साथ जो है उसी संग्रह का ही यह गजल भी है कि हो गई है पीर पर्वत सी, ठीक है। कौन सा संग्रह, तो साए में धूप संग्रह से लिया गया है यह भी कहा तो तय था चिरागा हरे घर के लिए, ठीक है। तो और आप लोग ये बात भी जान लीजिए कि वो 52 गजलों का संग्रह है, यानी कि उसमें कुल 52 गजल लिखे हुए हैं, ठीक है। और गजल जो है ना वो अरबी साहित्य की काव्य विद्या है, ठीक है। जैसे हमारी हिंदी साहित्य है उसी तरह अरबी की भी साहित्य होती है, तो उसकी ये काव्य विद्या है, ठीक है। और साथ ही साथ अब हम लोग थोड़ा जो है दुष्यंत कुमार जी के बारे में जान लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो दुष्यंत कुमार जी को जानने के पहले उनके कवि परिचय दिए ही हैं, एक बार मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ शॉर्ट में। तो दुष्यंत कुमार जी जो थे ना, तो उन्हें सबसे ज्यादा हिंदी में गजलें लिखने की प्रसिद्धि मिली, यानी सबसे ज्यादा गजल अगर कोई लिखे हैं हिंदी में तो वो हमारे दुष्यंत कुमार जी हैं। और इनका पूरा नाम भी आप लोग जान लीजिए, इनका पूरा नाम है दुष्यंत कुमार त्यागी। त्यागी कैसे लिखते हैं ये भी देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आप लोग कवि का पूरा नाम भी जानेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि आप लोग का जो है क्वेश्चन पैटर्न ऐसे क्यू एंड एल क्यू दोनों आने वाला है, इसलिए दोनों जानना जरूरी है, ठीक है। तो इनका पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी है। और उनकी रचनाओं में क्या मिलता है हमें, तो इनकी रचनाओं में आंदोलित स्वर दिखते हैं, विरोधी स्वर दिखते हैं, और ये आंदोलनकारी हमें लगते हैं ये कवि। क्यों लगते हैं, क्योंकि इनके जो है गजलों में हमें क्या आंदोलित स्वर दिखाई देता है, जिससे क्या हो कि वो आम जनता को प्रभावित करे और वो विरोधी का स्वर, विरोध का स्वर करे, उठाए, आवाज उठाए, यानी हमारे प्रति जो हमें शोषण हो रहा है जो हमारे साथ, उसके प्रति हम लोग क्या करें, प्रतिक्रिया करें, यानी कि उसके विरोध में हम बोले, आवाज उठाए, ठीक है। तो इनकी रचनाओं में हमें यही मिलता है। और साथ ही साथ इनकी जो शायरियां हैं, इनके जो गजलें हैं, वो क्या है, सत्ता को चुनौती देते हैं। सत्ता यानी होता है सत्ताधारी लोग, नेताओं, ठीक है, उनको क्या करती है, चुनौती देती हैं, यानी कि उनके विरोध में लिखती है, ठीक है। और आप लोग ये भी जान लीजिए कि दुष्यंत कुमार जी जो थे वो एमए एनबीए दोनों ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए। उसके बाद वो बीएड जो है मुरादाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, ठीक है। अब चलिए हम लोग देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग एक बात और जान लीजिए कि साय में धूप जो काव्य संग्रह है, गजल संग्रह है, तो उसको 1935 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे भी जरूर याद रखें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा आपके जो पुस्तक में कवि परिचय है उन्हें पढ़ लेते हैं, दुष्यंत कुमार जी के बारे में, ठीक है। तो चलिए, पहली है, हर दौर में हर देश में अनेकों ऐसे महान कवि और कवित्री हुए हैं जिन्होंने मानव को सदैव सन्मार्ग दिखाया है। कवि उन्हीं कवियों में से एक भारतीय कवि दुष्यंत कुमार भी हैं, यानी कि जो मानव के, जो जनता के प्रति जागरूकता लाए, ठीक है। क्योंकि अगर उनको अगर उन्हें शोषण हो रहा है तो उसके प्रति क्या है, आवाज उठाए, ठीक है। तो उन कवियों में से एक कवि दुष्यंत कुमार जी भी रहे हैं। दुष्यंत कुमार का जन्म 1 सितंबर 1933 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के राजपुर नवादा में हुआ था। इनके पिता का नाम भागवान सहाय और माता का नाम क्या था, किशोरी देनी था, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किए और
किए और मुरादाबाद से बीएड करने के पश्चात 1958 में दिल्ली आकाशवाणी से जुड़े। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ, एमए एंड बीएड दोनों जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो किए। ठीक है, ये बात ये ध्यान रखिएगा, इसमें बीए नहीं दिया हुआ है। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग में भी कुछ समय तक काम किए थे। दुष्यंत कुमार एक लोकप्रिय हिंदी गजलकार थे। दुष्यंत कुमार जी का मूल नाम त्यागी था। उन्होंने 10वीं कक्षा से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एक कंठ विश्व पाई, सूर्यकांत का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, काव्य संग्रह तथा छोटे छोटे सवाल और आंगन में एक वृक्ष, दूसरी जिंदगी उपन्यास की रचना की है। आपातकाल के समय उनका कवि मन क्षुब्ध हो गया तथा प्रतिक्रिया स्वरूप कवि का काव्य संग्रह साय में धूप प्रकाश में आया। ठीक है, और ये कब आया था? 1935। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1935। यह एक गजल संग्रह था जिससे कवि को सबसे अधिक ख्याति प्राप्त हुई है। ठीक है, एक महान व्यक्तित्व वाले आशावादी कवि है गजलकार दुष्यंत कुमार जी मात्र 42 वर्ष की आयु में ही 30 दिसंबर 1975 को सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए, यानी उनकी मृत्यु जो है 30 दिसंबर 1975 में हो गई थी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा गजल की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग थोड़ी बातें जान लीजिए कि गजल में इनके क्या मिलते हैं। तो इनके गजल में क्या है, हृदय में जब ये गजल लिखते हैं तो इनके हृदय में क्या होता है? प्रेम। और लेकिन इनके कलम में क्या होता है? इनके कलम के सिहाई में इनकलाब का नारा होता है। यानी कि इनकी जो गजलें हैं उनमें हम लोग देखेंगे कि समाज के प्रति, समाज में कुव्यवस्था के प्रति, सत्ताधारियों के प्रति जो वो निकम्मेपन है, यानी सत्ताधारी यानी नेताओं जो बोलते हैं वो करते नहीं है, या फिर उनका कुछ मतलब जितना वो बोले रहते हैं उसके कुछ पर्याप्त यानी थोड़ा मोड़ा करते हैं, उससे अधिक वो नहीं करते, यानी वो जितने सपने दिखाते हैं उतना वो करते नहीं। हालांकि आप लोग जानते हैं कि दुष्यंत कुमार जी जो है सरकारी नौकरी कर रहे थे, लेकिन उस सरकारी नौकरी करते हुए भी वो क्या करते हैं? गजल में सत्ताधारियों के विरोध में आवाज उठाते हैं, अपने सियाही से इनकलाब का नारा भरते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग को जो है इनके गजलों में मुख्य रूप से हमें यही दिखेगा कि उस समय हमें आजादी नहीं मिली थी, तो साथ ही साथ अंग्रेजों और सत्ताधारियों के प्रति भी जो है उनके जो भावनाएं थी, आम जनता के प्रति जो पीड़ा वो महसूस करे थे, उसको अपनी रचनाओं में व्यक्त करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग को इनके गजलों में जो है हिंदी और उर्दू दोनों ही शब्द आप लोग को मिलेंगे। ये नहीं है कि पूरी तरह से आपको हिंदी ही मिलेंगे और पूरी तरह से आपको उर्दू ही मिलेंगे, आपको दोनों का मिश्रित रूप मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली पंक्ति हम लोग गजल की पढ़ते हैं। कहा तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहा चिराग मैशर नहीं शहर के लिए। ठीक है, चिराग आप लोग जानते ही हैं, चिराग किसे कहा जाता है? ठीक है, तो चिराग का ये जो बहुवचन है वो चिरागा है। चिराग यानी दीपक, दीपक, लेकिन यहाँ पर जो चिराग है, आप लोग को जो है यहाँ पर चिराग का अर्थ होगा सुख सुविधाएं। ठीक है, और चिरागा इसका बहुवचन है, आप लोग लिख लीजिए सुख सुविधाएं। ठीक है, और आप लोग एक और वर्ड लिख लीजिए मैसर। मैसर का अर्थ होता है, यहां मैं लिख दे रही हूं, ठीक है, उपलब्ध कराना। ठीक है, यानी प्राप्त कराना, उपलब्ध कराना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस पंक्ति में आप लोग देखेंगे कि कहाँ तो तय था चिरागा हरे घर के लिए, यानी उस समय जो है ये जो जब साये में धूप की रचना हुई थी उस समय 1935 में थी। हालांकि हम लोग जानते हैं कि 1945 में हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन उस समय जो देश हमारा आजाद हुआ था तभी इसकी रचना हो चुकी थी। तो फिर क्या है, तो उस समय जो है इस पर प्रत्यक्ष रूप से दुष्यंत कुमार जी
प्रहार करते हुए कह रहे हैं कि कहा तो तय था, यानी उस समय अंग्रेजों का शासन था, लेकिन जैसे ही हमें आजादी प्राप्त हुई, नेताओं ने कहा था कि हर एक घर के लिए क्या मिलेगा? चिराग। चिराग मिलेगा। क्या मिलेगा? चिराग। चिराग का अर्थ है यहाँ पर सुख सुविधाएं, सुख सुविधाएं मिलेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेताओं ने जो सपने दिखाए थे वो क्या करते हैं, उसको हकीकत में नहीं लाते हैं। वो हर एक सपने को क्या करते हैं, अपने में ही विलीन रख कर देते हैं। और वो कहते हैं कि जब अंग्रेजों चले गए तब भी क्या हुआ, नेता ने अपनी जो सपने दिखाए थे उनको नहीं किया, यानी वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराए। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कभी कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, यानी हर एक घर के लिए, यानी हर एक शहर में, हर एक घर में क्या होगा? चिराग, यानी सुख सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन कहाँ चिराग मेंशन नहीं शहर के लिए, लेकिन कोई भी चिराग यानी कोई भी सुख सुविधाएं किसी घर के लिए या किसी शहर के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए। ठीक है, तो ये इससे यही आपको स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो है नेता ने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी। ठीक है, सत्ताधारियों ने खूब अपने क्या की थी, प्रशंसा की थी कि वो चुनाव में जीत जाएंगे तो आपको सुख सुविधाएं प्राप्त करेंगे। जैसे हालांकि आज भी यह रूप प्रासंगिक रूप से है, क्योंकि आज भी यह चल रहा है। नेताएं जो है, नेता लोग है या नेतागण हो या सत्ताधारी लोग हो, वो क्या है, तरह तरह की सुख सुविधाएं देने को कहते हैं चुनाव से पहले। लेकिन जैसे ही वो लोग चुनाव में जीत जाते हैं तो वो भूल जाते हैं और कुछ भी, किसी भी शहर, किसी भी घर में कोई भी चीज उपलब्ध यानी सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते। ठीक है, तो इसी तरह ये पंक्ति का यही अर्थ है। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली पंक्ति की ओर। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। यानी कि यहाँ दरख्तों, दरख्तों यानी ये उर्दू शब्द है, इसका अर्थ होता है पेड़। ठीक है, दरख्तों यानी यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। पेड़ क्या करता है, हमें छांव प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, यानी छांव मिलते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। लेकिन यहाँ दरख्तों यानी पेड़ के साए में क्या धूप लग रही है, यानी कि हमें कष्ट हो रहा है, यानी कि हमें क्या है, सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही है, हमें साए में धूप लग रही है, यानी कि हमारे पेड़ के जो छांव में भी है हमें क्या धूप लग रही है, क्या बोलते हैं, कष्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो अपने हैं, हमारे जो अपने नेता क्या है, हमारे अपने ही तो है। वो उनको क्या करना चाहिए, हमारे लिए सुख सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, हमारे लिए सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, उनके साए में रह के हमें क्या लग रही है, धूप लग रही है, कष्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कवि कह रहे कि चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, क्योंकि अब हमें यहाँ रहने का कोई तर्क ही नहीं है। क्योंकि जिस पेड़ के नीचे हमें धूप लग रही है वहां रह के क्या फायदा, ऐसे न्यायालय का क्या फायदा कि जहां हमें न्याय ना, ऐसे रिश्तेदारों का क्या फायदा जो हमारे लिए तात्पर्य, हमारे लिए खड़े ना रहे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कवि कह रहे, यहाँ दरख्तों के साए में भी धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। यानी कि यहाँ पर हमें पेड़ के छाए में भी धूप लग रही है, यानी अपनों के बीच भी हमें क्या महसूस हो रहा है, कष्ट महसूस हो रहा है, दुख हो रहा है, निराशा हो रही है। इसीलिए यहाँ पर कवि विरक्त होकर, निराशा होकर, निराश होकर कह रहे हैं कि चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। ठीक है, तो चलिए, आप इस पंक्ति का यही अर्थ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति हमारी, ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। अब यहाँ पर कवि जो है दर्शा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं बदहाली में, अपनी ही बदहाली में, यानी उनको जैसे हाल है, जैसा उनका हाल है उसी में अपना जीवन व्यतीत कर देते, उससे ऊपर उठकर लड़कर अपने हक को प्राप्त नहीं करते, उनको जो मिलता है उसी में वो जीवन गुजारते। तो कवि यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ना हो कमीज तो पांव से पेट, यदि उन लोगों के पास अगर कमीज ना हो तो क्या करेंगे, पांव से पेट ढक लेंगे, यानी अपने पैरों से क्या कर लेंगे, पेट को ढक लेंगे। अर्थात अगर उनके पास कुछ ना हो तो वो हक के लिए नहीं लड़ेंगे, जितना पर्याप्त हो उसी में वो कोशिश करेंगे, यानी उसी हाल में वो रहने की कोशिश करेंगे और उसी हाल में ही अपने आप को क्या करेंगे, पर्याप्त प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, ये लोग कितने मुनासिब, मुनासिब का अर्थ होता है उचित। ठीक है, लिख लीजिए।
मुनासिब का अर्थ होता है उचित, ठीक है। तो ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए, यानी इस सफर के लिए बहुत उचित है ये लोग। अब कौन से सफर के लिए? तो इस सफर में यानी कि सत्ताधारियों के लिए, नेताओं के लिए ये लोग बहुत उचित है, बहुत सही है, बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने हक के लिए नेताओं के प्रति विरोध नहीं करते हैं, उनके प्रति आवाज नहीं उठाते हैं। उनको जितना मिलता है उन्हीं में क्या करते हैं, अपने हाल में जीते रहते हैं, अपने आप को काटते रहते हैं, ठीक है, अपने आप को, मन को मारते रहते हैं, लेकिन कभी भी नेताओं के लिए क्या करते हैं, आवाज नहीं उठाते। तो सत्ताधारियों नेताओं के लिए ऐसी जनता बहुत उचित है, क्योंकि वो कभी आवाज ही नहीं उठाएगी तो नेता क्या है, प्रसन्न रहते हैं कि कोई मेरे तरफ क्या है, आवाज उठाने वाला नहीं है, ठीक है। और जनता क्या है, ऐसी जनता उनको लिए बहुत उचित है, बहुत अच्छी है, बहुत सही, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कवि कह रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में, ना जो ना हो कमीज तो क्या करते हैं वो लोग, पाँव से भी पेट ढक लेते हैं। और ऐसे ही लोग क्या करते हैं, सत्ताधारियों के लिए क्या मरते हैं, एक मिसाल बन जाते हैं, जिससे क्या होता है, सत्ताधारियों का मन और बढ़ता है, और उसको क्या होता है, उनको सोचते हैं कि हाँ चलो ये तो सही है ही, तो मैं क्यों अपना समय गवाऊं, अपना क्यों मैं धन गवाऊं, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या है, उचित है सत्ताधारियों के लिए, लेकिन समाज के लिए नहीं। क्योंकि समाज क्या चाहता है, विरोध करना चाहता है, तो विरोधी बनना होगा, ठीक है। तभी हम लोग सत्ताधारियों का विरोध करेंगे, और उनके लिए उचित हम लोग को नहीं रहना है, हम लोग को अपने हक चाहिए। जो हाल है उसी हाल में हम लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास ताकत है, हम लोग, समाज के पास ताकत है, हम लोग लड़ सकते हैं, ठीक है, सत्ताधारियों के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। तो दुष्यंत कुमार जी के जो है, हमें गजलों में ये स्वर दिखाई देता है, साथ ही साथ हम लोग को ये भी स्वर दिखाई देता है कि जनता के प्रति उनकी जो पीड़ाएं हैं उनको व्यक्त करते हैं, और साथ ही साथ जनता को आक्रोश, उनके मन में क्या करते हैं, आक्रोश जगाते हैं कि वो सत्ताधारियों के प्रति या जो गलत हो रहा है उसके प्रति विरोध करे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हैं खुदा शब्द का प्रयोग किया है, तो खुदा यहाँ पर हम लोग ईश्वर का प्रतीक मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हैं दुष्यंत कुमार जी क्या है, आशावादी कवि है, ठीक है। तो आशावादी कवि होने के कारण वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं खुदा नहीं ना सही, यानी ईश्वर है या नहीं, आदमी का ख्वाब सही, यानी कि ईश्वर है या नहीं ये हम नहीं कह सकते हैं, दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि हाँ ईश्वर है। और ईश्वर है या नहीं है, इन दोनों में भेद है या नहीं है, ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते। लेकिन आदमी का ख्वाब सही, यानी आदमी के मन में आशा जरूर है कि ईश्वर की जो उम्मीद है वो हमारे सामने क्या है, आएगी। यानी ईश्वर की उम्मीद है, यानी ईश्वर के प्रति जो हमारी उम्मीद है, यानी हम लोग कुछ भी करते हैं, जैसे आप लोग का ये अभी एग्जाम चल रहा होगा तो आप लोग बोले होंगे ना कि हे भगवान पास करवा दीजिए, पास करवा दीजिए, ठीक है। तो वही जो आप लोग की उम्मीद है, यानी कि ईश्वर क्या है, आपको पास करा दे। तो वही जो आशावादी, ये क्या है, आशावादी आदमी जो है, ख्वाब सही, यानी खुदा है या नहीं उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें हमारे अंदर क्या है, एक आशा है, ठीक है। कोई हसीन नजारा तो नजर के लिए, यानी कोई तो ऐसा होगा, यानी ईश्वर का कोई ऐसा इशारा होगा जिससे क्या होगा, हम इस जो है जंजर से निकल सकेंगे, इस जंजर को हम लोग क्या कर सकेंगे, तोड़ सकेंगे, ठीक है। तो इस पंक्ति में यही बताए हैं कि ईश्वर है या नहीं मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ईश्वर का ख्वाब जरूर है हमारे लिए। यानी आप लोग जानते ही हैं कि दुष्यंत कुमार जी आशावादी है, और साथ ही साथ वो जनता को भी आशावादी के रूप में देखना चाहते हैं, आशावादी के रूप में देखना चाहते हैं, यानी कि ख्वाब में जीने के लिए वो देखना चाहते हैं, क्योंकि ख्वाब अगर हम लोग देखेंगे तभी उसको पूरी करने की लालसा हमारे अंदर आएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वे मुतमाइन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। यहाँ पर जो है कवि बता रहे हैं कि वे मुतमाइन है, मुतमाइन है यानी कि यहाँ पर होगा उन क्या है, इसका अर्थ होगा इत्मीनान, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा इत्मीनान,
हाँ, इत्मीनान क्या होता है? भरोसे पर रहना, यानी हाँ आपको पूरा भरोसा है वो ऐसा ही है। जैसे आपका कोई मित्र होगा या फिर आपकी कोई सखी होगी, तो आप लोग उससे बोलेंगे ना पूरा भरोसा है, यही बदमाशी की होगी। तो उसी तरह क्या है, वे मुत्मिनाइन है, पत्थर की पिघल नहीं सकता, यानी कि उनको पूरा भरोसा है कि ये जो सत्ताधारी लोग हैं वो बदल नहीं सकते, वो जो है जनता के बारे में सोच नहीं सकते। यानी आज के भी सत्ताधारी लोग ऐसे ही हो गए हैं, नेता ऐसे ही हो गए हैं कि वो क्या है, हम लोग को उनके ऊपर पूरा भरोसा हो गया कि हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। हम लोग जानते हैं बस अपने मर्जी से चुनाव में जाते हैं, जिसको भी वोट डालना है डाल लो, लेकिन हम लोग कोई भी ये अपने अंदर नहीं रखते हैं कि हाँ वो हमारे लिए कुछ करेंगे। ठीक है, हम लोग इत्मीनान है, हम लोग को पूरा भरोसा हो गया कि वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। मैं बेकुरार हूँ आवाज में असर के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं यानी कि यहाँ पर मैं यानी होगा, यहाँ पर जो मैं है यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी होंगे। ठीक है, ये मैं जो है सांकेतिक रूप से दुष्यंत कुमार जी को यानी कि कवि को, कवि के लिए सांकेतिक है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे कि मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, लेकिन वहीं पर जहां जनता जो है वो ठान के बैठ ली है कि वो जनता मतलब नेता जो है जनता के लिए कुछ नहीं करेगा, वहीं पर कवि जो है बेकरार है, किसके लिए? आवाज में असर के लिए। यानी आवाज में असर होती है, वो बेकरार है यानी व्याकुल हो रहे हैं कि कब जो है जनता आक्रोश में आए और विरोध करे, आवाज उठाए, यानी विरोध के ऊपर क्या करे, आक्रोश की आवाज उठाए। यानी आवाज में क्या होती है? असर होती है, क्योंकि वो आवाज उठाएंगे तो विरोध करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कवि क्या है, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो व्याकुल हो रहे, बेकरार हो रहे हैं कि आवाज में असर के लिए, यानी कि वो जनता को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगले पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर, ये एहतियात जरूरी है इस बहर की। अब यहाँ पर एहतियात और बहर का आप लोग शब्द का अर्थ लिख लीजिए। तो निजाम का अर्थ होगा सावधानी, सॉरी एहतियात का अर्थ होगा सावधानी, निजाम का अर्थ भी आप लोग लिख दीजिए, शासन या फिर सत्ता या फिर राज। ठीक है, तीनों हो सकते हैं। और बहर का अर्थ होता है छंद। ठीक है, चलिए अब इसके अर्थ समझते हैं। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, यानी कि यहाँ पर जो है तेरा निजाम है यानी शासन के प्रति जो है अपनी, अब इतने सारे जो है अब जनता को जागृत करने के बाद कवि जो है वो सत्ताधारी को चुनौती दे रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर, यानी तेरा निजाम यानी तेरे शासन से, यानी कि जो सत्ताधारियों है, जो शासन सत्ता है, जो नेता है, नेतागण है, उनके लिए वो कह रहे हैं कि अगर तुम अपनी ताकत से मेरी जुबान को सिल सकते हो, मेरे शायर की जो जुबान है उसको सिल सकते हो, तो तुम सिल दो। तुम्हारे जो सत्ता में इतनी ताकत है, तुम अपने ताकत से कुछ भी कर सकते हो, तुम गलत भी कर सकते हो, लेकिन तुम क्या मेरे जुबान को सिल सकते हैं? सिल दे, यानी वो चुनौती दे रहे हैं कि सिल दे जुबान शायर की। केवल शायर ही नहीं, साहित्य की, कवियों की रचनाओं की, यानी जो भी जो है रचनाएं कर रहे हैं उनके प्रति। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो कि सिल दे, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, यानी कि वो अपने आप को जो है सत्ताधारी को क्या कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि सिल दे मेरी जुबान। ठीक है, ये एहतियात जरूरी है, तेरे लिए ये सावधानी जरूरी है इस बहर के लिए। अब सावधानी क्यों जरूरी है? सत्ताधारियों के लिए जो है सावधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि कवि जो है उनके खिलाफ अगर रचनाएं करेंगे तो जनता जनता क्या है, आक्रोश में आएगी, विरोध करेगी, विरोध करना सीखेगी। तो कविताओं से, उनकी साहित्यकारों के रचनाओं से क्या है, जनता जागृत होगी और जो है सत्ता के प्रति विरोध करेगी, आवाज उठाएगी। तो इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर ये एहतियात जरूरी है इस घर के लिए, यानी इस छंदों के माध्यम से क्या करेगी, कवियों का क्या करेंगे, छंदों के माध्यम से क्या करेंगे, विरोध करना सिखाएंगे।
कैसे सिखाएंगे छंदों के माध्यम से? तो अपनी कविताएं, अपने साहित्य को लिख कर, अपनी रचनाओं को कर कर, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि ये एहतियात जरूरी है, किसके लिए? सत्ताधारियों के लिए, क्योंकि सत्ताधारी से वो चुनौती दे रहे थे। पहली पंक्ति हम लोग पढ़े हैं, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, यानी वो कह रहे हैं कि तुम्हारे में अगर ताकत है तो मेरी जुबान को सिल दो, मेरे आवाज को दबा दो, मेरे आवाज को कुचल दो। अगर अगर तुम्हारे सत्ता पर घमंड है, तुम्हारे सत्ता की ताकत में तुम क्या है, अपना रुतबा दिखा रहे हो, तो तुम जनता की आवाज को कुचल सकते हो, तो मेरी आवाज क्यों नहीं? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कवि की, तू मेरी आवाज को क्या कर, दबा दे, कुचल दे, अगर सिल दे। तो यहाँ पर जो है इस पंक्ति में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कवि ने सत्ताधारी को चुनौती देने के साथ साथ उन्होंने विरोध भी किया है, ठीक है। अब चलिए आखिरी पंक्ति की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आखिरी पंक्ति है हमारी कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, भरे भरे नहीं, यहाँ पर ये गलत प्रिंट हो गया है, भरे नहीं होगा, यहाँ पर होगा मरे, ठीक है, ठीक है। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, यानी कि यहाँ पर कवि कह रहे, गुलमोहर का पहले आप लोग अर्थ जान लीजिए, आप लोग नहीं जानते होंगे, आई थिंक बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। गुलमोहर होता है एक फूलों से लदा हुआ वृक्ष, एक फूलों से लदा हुआ पेड़, जिसके नीचे हम लोग को बहुत जो है सुख मिलती है, शांति मिलती है, बहुत ठंडक प्रदान होती है, ऐसा है गुलमोहर का पेड़, ठीक है। तो क्या यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, यानी कि अपने बगीचे में, अपने घर में, यहाँ पर बगीचे मतलब होता है अपना घर। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सत्ताधारी जो लोग हैं, जो नेतागण है, वो अपने घर में रहते हैं तो कैसे रहते हैं? गुलमोहर की तरह। तो गुलमोहर के तले यानी शांति के तले रहते हैं, ठंडक के तले रहते हैं, यानी सुख सुविधाओं के तले रहते हैं। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार आप जो है अपनी घर में यानी अपने बगीचे में गुलमोहर के तले रहते हैं, तो दूसरे के गलियों में क्यों इतनी क्या उथल पुथल, इतने मरे क्यों, यानी कि इतनी सुख शांति क्यों ना हो, मानवीय गुण के साथ क्यों ना रहे? इसलिए वो कह रहे हैं कि मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, ठीक है, कि साथ ही साथ दूसरे की गलियों में अराजकता पैदा ना करें, यानी कि हल्ला चिल्ली दंगा फसाद ये सब ना करें, वहां भी क्या करें, सुख सुविधा शांति प्रदान करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और जो है इसका जो है क्वेश्चन आंसर का पार्ट भी जल्दी आने वाला है। आप लोग बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे, और साथ ही साथ आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।